सबसे पहले सवाल ये आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है क्या। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि बेसिकली आपको अवार्ड करता है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वो बॉडी है, ये वो इदारा है जो बेसिकली आपको मेंबर बनाती है अपना। और वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बेसिकली आप कहलाते हैं एसीए, एसोसिएट या एफिलिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 10 साल का हो जाए और आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके बाद आप बन जाते हो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एफसीए। ये टाइटल्स आपके नाम के आगे लग रहे होते हैं। इनकी क्या वर्थ है, इसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी पड़ रही होती है, इसको सीए स्टार्ट करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी इंशाल्लाह चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइंड में सवाल आता है कि सर ये जो सीए है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब मैं सीए स्टार्ट करूंगा तो मेरी मिनिमम इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज होनी चाहिए या मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में हमेशा याद रखिएगा कि आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। 12th ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपने या तो इंटरमीडिएट किया हो या आपने ए लेवल किया हो। तो ये हमेशा बात याद रखिएगा कि आपने इंटरमीडिएट किया हो या ए लेवल किया हो। सर इंटरमीडिएट मिनिमम कितना किया हो, तो इंटरमीडिएट आपने पास किया हो, इंटरमीडिएट पास किया हो विद मिनिमम 60%। सर आपने इंटरमीडिएट पूरा पास किया होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका एक पेपर रुका हुआ है और आपकी परसेंटेज लेट्स सपोज 90 है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो कि आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। इन केस ऑफ ए लेवल आपके 3 पेपर पास होने चाहिए। अब वो 3 पेपर कोई भी हो सकते हैं, सीए से रेलेवेंसी रखते हो नहीं रखते हो, आपके 3 पेपर पास होने चाहिए विद मिनिमम 60%। ये हमेशा याद रखिएगा, 60% होनी चाहिए। अब ए लेवल वालों का सवाल आता है कि सर हमारी तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, हमारी परसेंटेजेस नहीं होती है। तो अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता भी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू परसेंटेज और मालूम कर लो कि अगर लेट सपोज अगर आपके 3 अलग अलग ग्रेड्स बनते हैं, उनको कंबाइन करते तो मिनिमम 60% बनती है या नहीं। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई हो कि आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हो, ए लेवल किया हो, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ए लेवल में 3 पेपर पास होने चाहिए और वो भी विद मिनिमम 60%। अब इससे सर कुछ और सवाल माइंड में आते हैं। पहला सवाल ये माइंड में आता है कि चले सर मिनिमम ए लेवल हो इंटरमीडिएट हो, लेकिन अक्सर अब ये बच्चे सवाल पूछते हैं सर कौन सा बोर्ड होना चाहिए। तो देखो कोई भी बोर्ड होना चाहिए। अभी हमारे पास जियाउद्दीन बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, इसके अलावा कराची बोर्ड है, फिर कराची के बाहर बहुत सारे बोर्ड्स हैं। तो कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड का मसला नहीं है, बस 12th ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बंदा 12th ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुका हो तो वो सीए शुरू कर सकता है। अब आ जाते हैं आगे। अब सवाल ये और उठता है कि सर अगर हमारी परसेंटेज 60 से कम हो तो क्या होगा। तो अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है, लेस देन 60 है, सही है, लेकिन टिल 50 है। टिल 50 का मतलब क्या, 50 से कम ना हो। अगर आप इस रेंज में आते हो तो आप क्यूएटी का टेस्ट दोगे। आपने ए लेवल पास किए हुए 3 पेपर्स, आपकी परसेंटेज 60 से कम है, लेट सपोज 59 है, 59.5 है, 59.9 है, 60 से कम है और आपकी परसेंटेज 50 तक हो, मतलब 54 हो, 55 हो, 53 हो, 52 हो, 51 हो, 50 हो, तो फिर आप जो है क्यूएटी का टेस्ट दोगे और क्यूएटी का टेस्ट देने के बाद आप सीए में एंटर हो जाओगे। सर अगर मैंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, मेरी परसेंटेज लेट्स सपोज 59 है, 54 है, 53 है, तो आपको क्यूएटी का टेस्ट देना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर सीए। तो सर इसका मतलब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि मेरी मिनिमम 12th ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, मेरा इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, मेरा ए लेवल होना चाहिए, ए लेवल के 3 पेपर पास हो, इंटरमीडिएट पूरा पास हो, मिनिमम 60% होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट सीए स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया हो। अगर ऑनलाइन वाला आपको कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे पास ऑनलाइन में लोग हैं, मनाहिल है, मोहम्मद है, रिजवान है, आप अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन यानी कि अपने इंटरमीडिएट कॉमर्स से क्या है, साइंस से क्या है, ए लेवल्स क्या है, काइंडली नीचे मैसेज पे चैट पे लिख दें ताकि आपकी अटेंडेंस हमारे पास मार्क हो जाए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, काइंडली चीज कर लीजिएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। कोई सवाल होगा तो हम क्यूएनए में कवर कर लेंगे। सर मेरी मिनिमम परसेंटेज 60 है और मेरी 12th ऑफ एजुकेशन पूरी हो चुकी है। मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है सारे पेपर्स, या मैंने ए लेवल पास कर लिए 3 पेपर्स,
तो इसका मतलब है मैं सीए के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो सर जब मैं सीए के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं किस लेवल पे जाऊंगा, आप जाएंगे पीआरसी, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज में होते हैं 5 पेपर्स। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज में होते हैं 5 पेपर्स। अब जी सर 5 पेपर्स होते कौन से? पहले का नाम है BWCS, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। दूसरा जो पेपर है उसका नाम है QMT, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तीसरा पेपर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। चौथा पेपर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और पांचवा पेपर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये पेपर मेरा है, ये पेपर इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आप हमारे पास सीए स्टार्ट करेंगे। तो सर ये 5 पेपर है। तो हमारा जो दूसरा हेड है वो है एग्जाम्शंस। तो अगर आपने 12th ऑफ एजुकेशन पूरी की हुई है, आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है विद मिनिमम 60%, या फिर आपने ए लेवल किया हुआ है जिसमें 3 पेपर पास किए हुए विद मिनिमम 60%, तो मेरा अगला सवाल ये होता है कि सर क्या मेरे पास कोई एग्जाम्शंस मौजूद है? द आंसर इज यस। इंटरमीडिएट वालों के पास भी एग्जाम्शन मौजूद है और ए लेवल वालों के पास भी एग्जाम्शन मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि सर उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या होगा? तो देखो उसके लिए क्राइटेरिया 3 है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ये है इंटरमीडिएट वालों के लिए। पहला तो ये होना चाहिए कि आपके पास मिनिमम 70% होनी चाहिए। इंटरमीडिएट वालों के पास मिनिमम 70% होनी चाहिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि सीए की एलिजिबिलिटी 60% पे होती है मिनिमम, और एग्जाम्शंस की एलिजिबिलिटी 70% पे होती है मिनिमम। आई होप अभी को बात समझ आ गई होगी। मतलब सर अगर मेरी परसेंटेज 60 से लेके 69 तक है, 69.5 है, 69.9 है, मैं एग्जाम्शंस के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा, सीए के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है। दूसरा, जिस पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल रही है, इनमें से किसी पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल रही है, उस पर्टिकुलर पेपर में आपके पास मिनिमम 75% है, मिनिमम 75% है, तो वो पेपर आपका एग्जाम हो जाएगा। मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूँ। और तीसरा, आपके पास जो कोर्स कंटेंट है वो 70% सिमिलर होना चाहिए। कोर्स कंटेंट 70% सिमिलर होना चाहिए। सर ये बात समझ नहीं आई, ये बात मैं आपको एक आईकैप के डॉक्यूमेंट से समझाऊंगा। आई होप आपको ये 3 बातें समझ आ गई हो। मिनिमम 70% होनी चाहिए, मिनिमम 75% उस पेपर में होनी चाहिए जो पेपर आपको एग्जाम करवाना है, और तीसरा 70% आपकी कोर्स कंटेंट सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो सर सबसे पहला ये पेपर है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसको समझते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरमीडिएट में इसका कोई रेलेवेंट पेपर है या नहीं है। बिजनेस राइटिंग का मतलब ये है कि आपको राइटिंग आती है, आपको ड्राफ्टिंग आती है, आपको पता है कि यार इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पता। तो जिसने बिजनेस राइटिंग पढ़ी हुई है अपने कोर्स में, तो उसका मतलब है कि कंटेंट सिमिलरिटी सेम है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में होता है समरी, ऐसे, लेटर, या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स वगैरह जो आप कर रहे होते हो, सारी चीजें प्रेसी वगैरह कर रहे होते हो, तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो सर ये तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। ये दोनों चीजें तो मैंने पढ़ी हुई है। तो शायद अगर मेरी कंटेंट सिमिलरिटी 70% है, मेरे इस इंग्लिश के पेपर में मिनिमम 75% मार्क्स हैं, और ओवरऑल मेरी मिनिमम 70% है, तो क्या ये एग्जाम हो सकता है? इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। बस अभी आप ये समझ जाएं कि रेलेवेंट पेपर्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं क्यूएमटी में। क्यूएमटी में हमारे पास होता है मैथ्स और स्टैट्स। तो सर अगर मैंने इंटरमीडिएट में मैथ्स और स्टैट्स पढ़ी हुई है, और उसमें मेरे ओवरऑल जो है वो 70% है मिनिमम, और मैथ्स और स्टैट्स में मिनिमम 75% मार्क्स हैं, और कंटेंट सिमिलरिटी 70% है, तो क्या ये एग्जाम हो सकता है? मैं भी आपको कंटेंट सिमिलरिटी पे आंसर करता हूँ। सर अगला पेपर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सर मैंने इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, और इंटरमीडिएट में मेरी मिनिमम परसेंटेज 70 है, और पेपर में इकोनॉमिक्स के पेपर में मिनिमम 75% मार्क्स है, और कंटेंट सिमिलरिटी अगर 70% है, तो क्या ये पेपर एग्जाम हो जाएगा? मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर आ जाते हैं ITA, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग 1 पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में अकाउंटिंग 2 पढ़ते हैं। 100 मार्क्स का अकाउंटिंग 1 होता है, 100 मार्क्स का अकाउंटिंग 2 होता है। तो सर इस तरीके से अकाउंटिंग 1 और अकाउंटिंग 2 को मिला के हमारे पास 200 मार्क्स बन जाते हैं। तो इंटर कॉमर्स की बात करो, याद रखिएगा इंटर कॉमर्स की। तो सर इंटर कॉमर्स में मेरी मिनिमम परसेंटेज 70 है। अकाउंटिंग में मेरे पास लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर में आए थे 70, सेकंड ईयर में आए थे 80, तो इसका मतलब है कि मेरी मिनिमम परसेंटेज 75 हो गई, 150 मार्क्स मेरे हो गए। और कंटेंट सिमिलरिटी इंटर कॉमर्स की 70% होती है, तो इंटर कॉमर्स वालों का ये पेपर एग्जाम हो जाएगा। इंटर कॉमर्स वालों का ये पेपर एग्जाम हो जाएगा अगर उसकी मिनिमम परसेंटेज 70 है। इस पेपर में मिनिमम परसेंटेज 75 है, और कंटेंट सिमिलरिटी 70 है, तो इसकी कंटेंट सिमिलरिटी 70 है, कंटेंट सिमिलरिटी की 70% मैच करती है, तो ये पेपर एग्जाम हो गया।
सर फिर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसका पेपर का नेचर ये होता है कि आपने बिजनेस के जार्गन्स पढ़े हुए हैं, बिजनेस का नेचर पता है, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता है, बिजनेस में मोटिवेशन क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं, फिर बिजनेस में आईटी किस तरीके से चल रहा होता है, एथिक्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्री है। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं और आपके एग्रीगेट परसेंटेज 70 है, उस पेपर में मिनिमम 70% मार्क्स है और कंटेंट सिमिलरिटी 70 है, तो ये पेपर एग्जाम हो जाएगा। तो सर क्या ऐसा कोई पेपर है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब तक मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया इंटर कॉमर्स वालों का, इंटर कॉमर्स वालों का ये पेपर एग्जाम हो जाता है। अब एग्जामिशन में मैं ए लेवल्स पे आने से पहले आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप लोग अटेंडेंस लगाते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है वो फोन नंबर्स भी मेंशन कर दें ताकि जो है फिर इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ओके, अब मैं जो आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं, देखिए ये आईकैप का डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा हो, काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है या नहीं। अब इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप कराची बोर्ड से हैं तो या तो आपने जनरल साइंस लिया होगा, या आपने ह्यूमैनिटीज लिया होगा, या आपने कॉमर्स लिया होगा, या प्री इंजीनियरिंग में होंगे, या प्री मेडिकल में होंगे, ठीक है। या आपके पास BWCS का पेपर आ रहा है, QMT का पेपर आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का आ रहा है, ITA का आ रहा है, ITB का आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटर कॉमर्स वाले, मैंने आपको बताया था इंटर कॉमर्स वालों में एक पेपर ऐसा है जिसका नाम है ITA इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये एग्जाम हो जाएगा कि अगर आपकी मिनिमम परसेंटेज, एग्रीगेट जो मिनिमम परसेंटेज है वो 70 है, और अगर आपके अकाउंटिंग में कंबाइंड 75% मार्क्स है मिनिमम, तो आपका अकाउंटिंग का पेपर PRC 4 का पेपर एग्जाम हो जाएगा। देखिए यहाँ बात लिखी हुई है। सर अगर आप कराची में हैं और आपने जनरल साइंस पढ़ा हुआ है, आपने जनरल साइंस पढ़ा हुआ है और अगर आपके इकोनॉमिक्स में मिनिमम 75% है तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी एग्जाम हो जाएगा। तो सर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स का पेपर, उसकी कंटेंट सिमिलरिटी अगर 70% है, मिनिमम आपकी 75% इकोनॉमिक्स में मार्क्स है, और अगर आपके ओवरऑल मिनिमम 70% है तो उसका मतलब है कि जनरल साइंस का, जनरल साइंस का कौन सा पेपर एग्जाम हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम हो जाएगा अगर आपने जनरल साइंस किया हुआ है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई हो। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर आप जनरल साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, प्री इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, तो यहाँ पे BWCS में सब में क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब ये है कि ये पेपर एग्जाम नहीं है, सही है। खाली का मतलब ये है कि इनके बारे में अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की गई, या NRP का मतलब है कि इनको भी अभी तक देखा नहीं गया, और अभी तक जब इनको देखा नहीं गया, इनको एवेल्युएट नहीं किया गया, तो उसका मतलब है कि इनमें भी एग्जामिशन मौजूद नहीं है। तो अगर आप कराची के स्टूडेंट हो तो जनरल साइंस की बेस पे इकोनॉमिक्स में एग्जामिशन मिल सकती है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एग्जामिशन मिल सकती है। कराची में इसके अलावा कोई एग्जामिशन मौजूद नहीं है। आगा खान बोर्ड वालों के लिए BWCS की एग्जामिशन होती है, मैं आपको वहीं ले चलता हूं। अगर आप आगा खान बोर्ड से हो, देखें, अगर आप आगा खान बोर्ड से हैं तो आपके जो इंग्लिश का पेपर है उसमें अगर आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो 75% है, तो ये पेपर आपका, चाहे आप जनरल साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, प्री इंजीनियरिंग के हो, प्री मेडिकल के हो, ये पेपर एग्जाम हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखें, जनरल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम हो रहा है और ITA का पेपर कॉमर्स में एग्जाम हो रहा है, यानी कि आगा खान वालों को एक पेपर एग्जाम है ही, वो है BWCS का। तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा तो आप अपने हिसाब से ये चीजों को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं A लेवल की एग्जामिशन पे, अब आ जाते हैं A लेवल की एग्जामिशन पे। पहले इस डॉक्यूमेंट से समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं A लेवल पे देखता हूँ ना तो सब में ही स्टार लगा हुआ है, सॉरी सब में ही जो है वो टिक लगा हुआ है। तो सर इसका मतलब है कि मैंने अगर वो रेलिवेंट पेपर पढ़ा हुआ है और उसमें अगर मेरे पास जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर मेरा पेपर एग्जाम हो जाएगा। तो ये समझाने से पहले मैं आपको इसका प्री रिक्विजिट समझा देता हूँ, मैं आपको इसका प्री रिक्विजिट समझा देता हूँ। मैंने आपको इंटरमीडिएट का तो समझा दिया, सर ये था इंटरमीडिएट का, सही है। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे A लेवल के प्री रिक्विजिट लिख रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे एग्जामिशन चाहिए तो मेरी मिनिमम परसेंटेज वगैरह क्या होनी चाहिए। तो देखें, जैसे आपके पास मिनिमम परसेंटेज 70 होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास मिनिमम 2 Bs होने चाहिए। मतलब अगर आपने 3 पेपर्स दिए हुए हैं और 3 पेपर में से लेट सपोज 2 में C है, 1 में B है,
तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम्शन के लिए। अगर आपके 2 में बी है, 1 में सी है, तो एग्जाम्शन मिल जाएगी। 1 में ए बी सी है, अगर 1 में ए है, 1 में बी है, 1 में सी है, तो भी एग्जाम्शन मिल जाएगी, क्योंकि मिनिमम 2 बीज होने चाहिए। बी से ऊपर कुछ भी चलेगा, ए हो, ए स्टेरिको चलेगा, तो बी 2 बीज होने चाहिए। जिस पेपर में एग्जाम्शन चाहिए उसमें बी होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली क्या लिखा हुआ है, लास्टली लिखा हुआ है कंटेंट सिमिलैरिटी 70% होनी चाहिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया था, तो वो आपको बताएगा कि किस पेपर में कंटेंट सिमिलैरिटी 70% होगी तो एग्जाम्शन मिलेगी। तो सर अब यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को कि सर हमारा कौन कौन सा पेपर एग्जाम हो रहा है ए लेवल की बेसिस पे। देखिए, अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो ए लेवल में अगर आपने एएस में जनरल पेपर में बी लिया हुआ है, आपका एक जनरल पेपर उसमें बी लिया हुआ है, या फिर आपने A2 में इंग्लिश में बी लिया हुआ है, तो आपका BWCS एग्जाम हो जाएगा, सही है। इसी के अलावा अगर आपने इकोनॉमिक्स में अगर आपने बी लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स में बी लिया है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने अकाउंटिंग में ए लेवल की अकाउंटिंग में बी लिया हुआ है, तो अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम हो जाएगा। ए लेवल के बिजनेस के पेपर में अगर आपने बी लिया हुआ है, तो आपका बिजनेस का पेपर एग्जाम हो जाएगा। बस शर्त यह है कि 2 बीज होने चाहिए, शर्त यह है कि 2 बीज होने चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह लेता हूँ आपसे कि आपने जो है वो एक पेपर पढ़ा है इस्लामियत का, एक पेपर पढ़ा है उर्दू का, एक पेपर पढ़ा है अकाउंटिंग का। अगर लेट सपोज अगर आपके यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है और यहाँ पे सी आ जाता है, तो सर इसका मतलब ये है कि मेरी एग्जामिशन का क्राइटेरिया तो मीट कर रहा है, 2 बीज तो है, लेकिन मेरा पेपर को एग्जाम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि रेलेवेंट पेपर में मेरे पास सी है, सही है। लेट सपोज आपके पास यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो सर इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग में बी है तब भी अकाउंटिंग एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 2 बीज मौजूद नहीं है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो सर मेरे पास 2 बीज है, और जिस पेपर में एग्जामिशन चाहिए थी वहां बी है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये पेपर एग्जाम हो जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ गई हो। एग्जामिशन में कोई और मसला, एग्जामिशन में कोई मसला आप लोगों को? मैं आपको ए लेवल का डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने आपसे बात की थी। देखें, अगर आपने जो है वो कहाँ गया इसमें, हाँ, BWCS को एग्जाम करने के लिए अगर आपने जनरल पेपर दिया हो एएस में, या फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया हो A2 में, तो आपका BWCS एग्जाम हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स का PRC 3 का पेपर एग्जाम करने के लिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ए लेवल में, सही है। ITA का पेपर एग्जाम करने के लिए आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो ए लेवल में, उसमें बी आया हो। ITB आपने पढ़ा, ITB को एग्जाम करने के लिए आपने बिजनेस पढ़ा हो, उसमें बी आया हो, तो फिर ये पेपर एग्जाम हो जाएंगे। अच्छा, QMT का मैंने आपको नहीं बताया, तो QMT में थोड़ी सी देखिए रिक्वायरमेंट आपको समझने में मुश्किल होगी। QMT में लिखा हुआ है कि आपने अगर ए लेवल में P1 एंड P2 पढ़ा हो, या फिर P1 एंड P3 पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, अलॉन्ग विद फर्दर मैथमेटिक्स, और इन सब में बी हो, तो जाके आपका जो है QMT का पेपर एग्जाम होगा, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। क्योंकि बच्चे P1 एंड P2 तो पढ़ते हैं, P1 एंड P3 तो पढ़ते हैं मैथ्स में, लेकिन फर्दर मैथमेटिक्स अक्सर नहीं पढ़ रहे होते, और पढ़ रहे होते तो बी नहीं आते थे सारे पेपर्स में, तो इस वजह से QMT का पेपर एग्जाम नहीं होता। तो QMT का पेपर भी एग्जाम हो सकता है, ए लेवल वालों के 5 पेपर एग्जाम हो सकते हैं, ये 4 पेपर और ये वाला पेपर, अगर उनके पास रेलेवेंट पेपर्स में बी हैं और ओवरऑल मिनिमम 2 बीज मौजूद हैं, तो उनका पूरा PRC एग्जाम हो सकता है। आई होप, आई विश कि आपको एग्जाम्शंस वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब मैं एग्जाम्शन से आगे बढ़ रहा हूँ। हमने एलिजिबिलिटी कवर कर लिया, हमने एग्जाम्शंस कवर कर लिए। कोई सवाल हो तो आप लिख लें, इंशाल्लाह Q&A में मैं कवर कर लूंगा। शाहजेब, आप अगर सेशन अटेंड करने के लिए आए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और आप किस स्ट्रीम से, इंटरमीडिएट से हैं या फिर जो है वो ए लेवल से, काइंडली मेंशन कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। थैंक यू। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने डिस्कस की है एग्जामिशंस। अगर आपसे मिस हो गई तो इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हमारे सीए के लेवल्स में, हमारे पास सीए में कितने लेवल्स हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है, उनका पेपर पैटर्न क्या है, उनके पेपर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने पेपर्स मौजूद है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो तीसरी चीज हमारी आ रही है लेवल्स। तो लेवल्स में हमारा पहला जो लेवल है उसका नाम है PRC, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें 5 पेपर्स होते हैं, इसमें 5 पेपर्स होते हैं।
इनके जो पेपर्स हैं वो यूजुअली एमटीक्यू स्टाइल में होते हैं या फिर एमसीक्यू स्टाइल में होते हैं, या फिर मैं कह लूं कि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके सब्जेक्टिव वगैरह कम आता है, अगर आता है तो बहुत कम आता है, तभी मैंने एमटीक्यू वर्ड यूज किया, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है सर, दूसरा, ये पेपर मंथली बेसिस पे होते हैं, ये पेपर मंथली बेसिस पे होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगी आपकी इंशाल्लाह, अगर आप सीए स्टार्ट करते हो तो वो होगी मिनिमम 3 मंथ्स के बाद, मिनिमम 3 मंथ्स के बाद। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आईकैप कहता है कि जब आप सीए में एंटर होगे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, और रजिस्ट्रेशन कराने के 3 महीने तक आप पेपर नहीं दे सकते, उसके बाद आप पेपर दे सकते हो। तो पहली अटेम्प्ट आपकी 3 महीने के बाद होगी, उसके बाद अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप हर मंथ अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी एग्जांपल ऐसे, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया तो आप पहली अटेम्प्ट अप्रैल में दे सकते हो। आपने अप्रैल में अटेम्प्ट दे दी, लेट्स सपोज आपने 5 पेपर दिए थे, एक पेपर रुक गया, तो आप वो अगला पेपर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हर महीने में पेपर दे सकते हो। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई हो। तो फिर उसके बाद आप मंथली पेपर दे सकते हो, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3 मंथ्स का गैप लेना पड़ेगा मिनिमम। और ये पेपर जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पेपर है। अगर थोड़ी सी क्लास में से होगी तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि इसके जो पेपर्स हैं, इसके जो पेपर्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड तरीके से होते हैं कि आपका जो सेंटर पड़ता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे लगता है, जो कि 5 स्टार चौरंगी पे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उस तरफ, ये उसके तरफ ये उनका सेंटर है, तो वहां पे आप जाते हैं पेपर्स देने के लिए। तो आप पेपर्स वहां पे देकर आ जाते हैं, 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपने पास किया या फिर आपने पेपर पास नहीं किया। इसका जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो है 50। अगर लेट सपोज 100 मार्क्स का पेपर आपको 50 सिक्योर करने हैं, 50 मार्क्स का पेपर आपको 25 मार्क्स सिक्योर करने हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और बहुत आसान लेवल है। इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो यूजुअली जो है वो तकरीबन कोई 60 to 70% रहता है। 100 में से 60-70 बच्चे इजीली ये पेपर पास कर लेते, तो इट इज दैट इजी। ये था पीआरसी लेवल। आई होप पीआरसी लेवल में कोई सवाल नहीं होगा, आई होप पीआरसी लेवल में कोई सवाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम, फोन नंबर और अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बता दें, ताकि जो है आपकी अटेंडेंस हम मार्क कर लें। चैट पे लिख दीजिएगा ताकि हम जो है आपको बाद में कांटेक्ट वगैरह कर सकें। और मैं अभी आपको लेवल बता रहा हूँ सीए के कौन कौन से लेवल होते हैं। पहले मैंने पीआरसी बता दिया है, अब मैं आपको कैफ लेवल बता रहा हूँ। अब मैं आपको कैफ लेवल बता रहा हूँ। अगला लेवल है कैफ लेवल। सर कैफ लेवल में कितने पेपर्स होते हैं? पीआरसी में 5 पेपर थे, इसमें 8 पेपर्स होंगे। इसमें होंगे 8 पेपर्स। 8 पेपर्स होंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 4 पेपर होंगे, ग्रुप बी में 4 पेपर होंगे। सही है। अच्छा सर, क्या ये पेपर भी मंथली बेसिस पे होंगे? नहीं, ये सेमी एनुअली पेपर होंगे। ये 6 महीने में एक दफा और साल में 2 दफा पेपर हुआ करेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद सर क्या ये पेपर्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे? नहीं, अब सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि होता था कि यार आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था, उसमें 8 सवाल होते थे, आप हर का एक एक जवाब लिखते थे। अब ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि ये हैंड रिटन पेपर होंगे या मैनुअल पेपर होंगे। आई कैप वगैरह में आपका सेंटर पड़ेगा, आप वहां जाओगे, 3.25 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे में पेपर करना होगा, जैसे कि आप इंटरमीडिएट वगैरह में किया करते थे। ठीक है, हैंड रिटन पेपर होगा ये, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने टू पास द पेपर, आपको 50% मार्क्स चाहिए। इसका डिफिकल्टी लेवल तकरीबन कोई 35 से 50% है। मतलब ये है कि इसमें 100 में से 35 या फिर 50 बच्चे पास कर लेते हैं। कंपैरेटिवली अभी काफी इजी हो गया है, पहले ये बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, अब कैफ को भी कंपैरेटिवली इजी कर लिया है। सर ये पेपर कैसे देते बच्चे? ये पेपर यूजुअली बच्चे देते हैं सेट्स में, ये एक साथ 8 पेपर नहीं देते। जैसे पीआरसी के 5 पेपर साथ दिए थे, तो सर सवाल ये उठता है कि क्या पीआरसी के 5 पेपर साथ देने चाहिए? द आंसर इज यस, बट जरूरी नहीं है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। कि लेट्स सपोज अगर आपने जनवरी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अप्रैल में आपने 5 पेपर देने का डिसाइड किया, आप 5 पेपर मत दो, आप 3 पेपर दे दो, और उसके बाद मई में 2 पेपर दे दो, या फिर आप एक एक करके पेपर दे दो, इट्स योर कॉल। यूजुअली सजेस्टेड ये होता है कि पीआरसी इज वे टू इजी, तो आप 5 पेपर साथ दे देते हो। अच्छा, इसके बाद इसमें ऐसा नहीं होता कैफ में। कैफ में यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इन 8 पेपर को 3 अटेम्प्ट में ब्रेक करते हैं। 3 अटेम्प्ट में ब्रेक करते हैं कि 6 महीने में पहले वो 3 पेपर देंगे, फिर 6 महीने में 3 पेपर देंगे, फिर 6 महीने में 2 पेपर देंगे। तो इसका मतलब है
कि 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने, तो ये हो जाते हैं 18 मंथ्स, तो 1.5 साल में इनका कैफ पास हो जाता है सर। तो पीआरसी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 6 महीने में पास होता है, और ये तकरीबन कोई 18 महीने में पास होता है, तो 24 महीने यानी कि 2 साल में पीआरसी प्लस कैफ पास हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको कैफ लेवल समझ आ गया, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लें, Q&A सेशन में इंशाल्लाह उसको आंसर कर देंगे कि सर कोई और कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, मिनिमम पेपर 2 दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम पेपर कितने हो सकते हैं, मिनिमम पेपर कितने हो सकते हैं, ये सारी चीजें सर, पेपर का नेचर क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें अगर आपके सवाल आते हैं तो आप Q&A में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला लेवल आ जाता है, अच्छा मैं आप लिख देता हूँ, पीआरसी प्लस कैफ, ठीक है, तकरीबन तकरीबन 2 साल का इनका ड्यूरेशन है, और ये कहलाते हैं सीए इंटरमीडिएट, अनऑफिशियली सीए इंटरमीडिएट कहलाता है, आपका आधा सीए हो जाता है। फिर आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल सर, सीए फाइनल में भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है सीफैप, एक होता है एमएसए। सर सीफैप में आपके पास 6 पेपर्स होते हैं, और एमएसए में आपके पास 2 पेपर्स होते हैं। सर ये जो 6 पेपर्स हैं, ये जो 6 पेपर्स है आपके पास, ये भी सेमी एनुअली होते हैं, ये भी साल में 2 बार होते हैं, और ये भी आपके पास सेमी एनुअली होते हैं। सर अगेन ये आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50% आपको मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, 3.25 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, 3 घंटे में पेपर पास करना होता है, जस्ट लाइक कैफ। तो इनके पेपर पैटर्न बिल्कुल कैफ की तरह है। ये एमएस से पहले कैफ की तरह हुआ करता था, लेकिन अब ये कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, तो इसको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर ये आपके पास 8 पेपर है, तो सर इसको भी मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि यूजुअली बच्चे 3 पेपर देते हैं 6 महीने में, 3 पेपर देते 6 महीने में, और 2 पेपर देते 6 महीने में। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 6 + 6 + 6, तो ये हो गए 18 मंथ्स। सर ये हो गए 18 मंथ्स। अब सर ये 18 मंथ्स हो गए, तो इसका मतलब है कि ये 1.5 साल हो गया। तो क्या सर इसका मतलब है कि 2 साल में पीआरसी और कैफ, और 1.5 साल में सीए फाइनल, तो इसका मतलब है कि 3.5 साल में सीए हो गया? द आंसर इज नो। इस सीए फाइनल में आपके पास एक 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, एक आर्टिकलशिप होती है 3 साल की। इस 3 साल के अंदर ही ये 1.5 साल में आप पेपर पास करते हो। तो सर अगर मैं पेपर 1.5 साल में पास करूं, मैं पेपर 2 साल में पास करूं, या मैं पेपर उससे ज्यादा में पास करूं, आपको मिनिमम मिनिमम 3 साल तो लगेंगे। सीए फाइनल करते हुए आपको मिनिमम मिनिमम 3 साल लगेंगे। तो सर 3 साल ये और 2 साल ये, तो सीए का ड्यूरेशन हो गया 5 ईयर्स। 2 साल में सीए इंटरमीडिएट, 3 साल में सीए फाइनल आर्टिकलशिप की वजह से, तो इसका मतलब है मिनिमम मिनिमम 5 साल हो गए। अब आप पेपर ज्यादा फेल करते रहो, ड्यूरेशन बढ़ाते रहो, तो ये 5 से 6 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो सर 3 साल की तो आर्टिकलशिप है। अब ये सीफैप के पेपर, सीफैप के एमएसए के पेपर आप 1.5 साल में पास करो, आप 2 साल में पास करो, जितने साल में पास करो, मिनिमम आपको 3 साल तो लगेंगे सीए फाइनल के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई हो, सारे पेपर्स समझ आ गए हो। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। शाहजेब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, तो अच्छा है, हम आपको बाद में कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। ये तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए सीए के, मैंने आपको सीए के लेवल्स बता दिए। अब आ जाते हैं आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप को तरीके से समझते हैं। आर्टिकलशिप सर, आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन है वो है 3 इयर्स। इस 3 इयर्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे। आप आर्टिकलशिप स्टार्ट तब करोगे जब आपका कैफ पास्ड होगा। कैफ के साथ आपके 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, आपके 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज आप कंप्लीट कर लोगे। सर ये क्या होता है उनको बाद में बताता हूँ। आपने कैफ के 8 पेपर पास कर दिए, हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, तो आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी। देखिए इंडक्शन तो कैफ के पेपर पास होने से पहले भी हो सकती है। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है आर्टिकलशिप में आप सिलेक्ट हो जाओ, रिक्रूट हो जाओ।
तो इंडक्शन तो आपकी कैफ के अगर लेट्स सपोज एक पेपर फेल है या 2 पेपर फेल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका इंडक्शन हो जाए। लेकिन ये जो आपकी 3 साल की जो साइकिल है ना, ये 3 इयर्स की जो साइकिल है, ये शुरू नहीं होगी। ये तब शुरू होगी जब आपका आखिरी पेपर पास हो जाएगा। 8 पेपर पास होने चाहिए कैफ के, दोनों हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी साइकिल चलेगी। अगर लेट्स सपोज आपका कैफ पास नहीं है और आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा टाइम है। अगर आपने 6 महीने आर्टिकलशिप की, कैफ की पेपर पास नहीं है, तो आपकी आर्टिकलशिप 3.5 साल की हो जाएगी। अगर आपने लेट सपोज 1 साल लगा लिया कैफ में और आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपकी आर्टिकलशिप 4 साल की हो जाएगी। आर्टिकलशिप का घड़ी तब चलना शुरू होगी जब आपका कैफ पूरा पास हो जाएगा, दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सर यहाँ से चलते हैं। लेट सपोज आपकी इस स्टेज पे आपका सब पास हो गया है, अब आपकी आर्टिकलशिप चली। आर्टिकलशिप के 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तक आप सीए फाइनल के पेपर नहीं दे सकते। सीफैप प्लस एमएसए के पेपर नहीं दे सकते 1 साल तक। तो सर इसका मतलब ये है कि फिर 1 साल तक मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आर्टिकलशिप करूंगा। फिर 2 साल से लेके 3 साल का, यानी कि 2 साल का जो ड्यूरेशन है, 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, इसमें मैं पेपर्स दूंगा। यस, इसमें आप सीफैप प्लस एमएसए के पेपर दे सकते हैं। 6 और 2 8 पेपर दे सकते हैं। अब तुम्हारे पास कितने महीने, इतने साल है, 2 साल बचे में। अब 2 साल में 24 मंथ्स है। 24 मंथ्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, तो आपके पास 6 महीने के हिसाब से 4 अटेम्प्ट बनती है। आपके पास 4 अटेम्प्ट बनती है। अब आप चाहो तो ये जो 8 पेपर है, 2 2 2 2 करके दे दो 4 अटेम्प्ट में, 3 3 2 करके दे दो 3 अटेम्प्ट में, 4 4 करके दे दो 2 1 अटेम्प्ट में, यानी कि 1 साल में पास कर लो। अब तुम 1 साल में पास करो, तुम 1.5 साल में पास करो, तुम 2 साल में पास करो, मिनिमम आर्टिकलशिप आपकी 3 साल की रहेगी। और अगर लेट सपोज आपने 2.5 साल में पास किया पेपर, तो आर्टिकलशिप 6 महीने, सॉरी आपका सीए फाइनल 6 महीने बढ़ जाएगा। 3 साल से कितना हो जाएगा, 3.5 साल हो जाएगा। आई होप आपको आर्टिकलशिप वाली बात भी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। और अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे चैट पे, अपना नाम, फोन नंबर और अपना जो है वो स्ट्रीम बता दें कि आप कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, इंटरमीडिएट से, हाई लेवल से, ताकि मैं आपको बाद में कांटेक्ट कर सकूं। कोई सवाल है तो पूछ ले, वो क्यूएनए में कवर हो जाएगा। मैं आर्टिकलशिप आपको बता चुका हूँ, आपको आर्टिकलशिप बताई जा चुकी है। सही है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हैंड्स ऑन कोर्सेज पे। सर सीए में आपके पास हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं। ये हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या होते हैं? ये हैंड्स ऑन कोर्सेज ये होते हैं कि सीए में आपने देखा आपके पास 21 पेपर थे, 5 पीआरसी में, 8 कैफ में, तो ये हो गया आपके पास तकरीबन कोई 13 पेपर्स। 13 पेपर्स ये हो गए, और सीए फाइल में 8 पेपर्स हो गए, तो इसका मतलब ये है कि टोटल 21 पेपर्स हो गए। पेपर्स पास करने से आपकी नॉलेज एनहांस होती है, आपकी आपकी जो है वो नॉलेज में इजाफा होता है, इल्म में इजाफा होता है। लेकिन आपके पास स्किल सेट्स भी होते हैं, उस नॉलेज को कैसे कन्वे किया जाए। आपकी टेक्निकल स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, तो वो सारे आपके स्किल सेट्स होते हैं। तो सर मैं सिर्फ नॉलेज से सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे स्किल सेट्स भी चाहिए। तो आई कैप आपको कहता है कि मैं आपको 4 हैंड्स ऑन कोर्सेज कराऊंगा जो आपके स्किल सेट्स को एनहांस करेगा। पहले कोर्स का नाम है पीपीई, जो कि इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। पीपीई, पीपीई का नाम है प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये कोर्स होता है आपके पास। दूसरा कोर्स है आपके पास एमएस ऑफिस का। सर ये तो नाम से पता चल रहा है कि मुझे एमएस ऑफिस पढ़ाया जाएगा। तीसरा कोर्स जो है आपका, उसका नाम है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस है। ये बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक कोर्स है। ये इतना अच्छा कोर्स है कि आप घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हो और फाइवर अपवर्क से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इतना बेहतरीन कोर्स है, इतना फ्यूचरिस्टिक कोर्स है। उसके बाद आपके पास एक कोर्स आता है फिनटेक का। ये बड़ा एक जबरदस्त कोर्स मौजूद है आपके पास, जो कि आपके फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को एमलगेमेट कर देगा। तो आप जो सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोगों की जॉब्स खत्म हो रही है, तो ये जो 2 कोर्सेज आपको बड़ा हेल्प करेंगे। उसके बाद एक और कोर्स है, वो आपका कोर्स नहीं है, वो बेसिकली टेस्ट होता है, पीवीई है, प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड। ये आपको बेसिकली ये सिखाता है कि आप प्रोफेशनल हो तो आपके प्रोफेशनली आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपके क्या एथिक्स हैं, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज इलीगल कर रहे हो या लीगल कर रहे हो, तो उनके बीच में फर्क है कि नहीं है। आपका कॉन्शियस का क्या आपको कहता है कि अगर आपको चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एथिकली आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स, आप बायस तो नहीं हो, आप जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं हो। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में कराई जा रही होती है। तो पीपी आपको ये सिखाता है कि कैसे बात करनी है, स्टेज पे कैसे बात करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, स्पीच कैसे देनी है, सारी चीजें बता रहा होता है। पीवी आपको बता रहा था क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, कि वो लीगल है या इलीगल है, या वो एथिकल है या अनएथिकल है। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कौन से वक्त पे क्या बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है,
आपको कौन सी बात रिवील करनी चाहिए, कौन सी बात रिवील नहीं करनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आपके कोर्सेज ना, हैंड्स ऑन कोर्सेज। अब सर ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कब आते हैं? देखिए ये दो हैंड्स ऑन कोर्सेज ना ये आते हैं कैफ लेवल पे, जो मैं आपको पहले ही बताया था कि कैफ के 8 पेपर या 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज ये कंप्लीट होते हैं तो आपकी इंडक्शन शुरू होती है। और ये जो 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज ये आते हैं सीए फाइनल लेवल पे, अलग अलग जगहों पे आते हैं। जब इंशाल्लाह आप सीए में आ जाओगे इंशाल्लाह तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज में कोई इशू नहीं होगा। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इनकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन फॉर योर सेक जब मैं ये सेशन कंप्लीट कर लूंगा मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज के राइट आप लिख दो, ताकि फिर मैं उसको आपको बता दूं कि वापस से चीजों को रिपीट कर दूं। मैंने हैंड्स ऑन कोर्सेज भी कवर कर लिए हैं, मैंने हैंड्स ऑन कोर्सेज भी कवर कर लिए। मैंने हैंड्स ऑन कोर्सेज भी कवर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं सीए के बेनिफिट्स पे। देखें अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ी प्रैक्टिकल। सीए का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 5 साल है, लेकिन हम लोग रियलिटी जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को 5 साल में नहीं करते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई उसको 5.5 साल में कर ले, कुछ 5 में भी करते, कुछ 4.5 में भी करते हैं। मैंने आई हैव सीन पीपल डूइंग इट इन 4 years। अच्छा खैर, तो कुछ उसको 5 साल में भी करते हैं, कुछ 5.5 में भी करते हैं, कुछ 6 में भी करते हैं, कुछ 6.5 में भी करते हैं, कुछ 7 में भी करते हैं, 7.5 में भी करते हैं, 8 में भी करते हैं, 8.5 में भी करते हैं, 9 में भी करते हैं, 9.5 में भी करते हैं, 10 साल में भी करते हैं। कुछ लोग जो है वो 5 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, कुछ जो है 6 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, कुछ 7 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ कंप्लीट नहीं करते, कुछ सीए के शुरू में फंस जाते हैं, कुछ शुरू के मिड में फंस जाते हैं, कुछ एंड में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सुनी, रियलिटीज है, मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन सर ये डिफिकल्टी लेवल को हम डिस्कस करने से पहले पहले हम ये देखें कि जो इतनी डिफिकल्टी लेवल है इसका बेनिफिट क्या मौजूद है। पहले बेनिफिट तो जरा देखें। अगर वो बेनिफिट इतना है कि मैं इस डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन में एंटर हूं तो मैं एंटर हो जाता हूं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर इसका बेनिफिट्स क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है मैं लिख रहा हूँ, ये ऑनलाइन जाएगा तो इसमें कोई झूठ की गुंजाइश नहीं है, इसकी 100% एम्प्लॉयबिलिटी है। एम्प्लॉयबिलिटी इसकी 100% है, मतलब इंशाल्लाह वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू वोंट गो अनएम्प्लॉय, इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि 100% अनएम्प्लॉयबिलिटी है। पाकिस्तान में या कराची में कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन उठा के मुझे बता दो कि वंस यू पास आउट आपको फौरन से जॉब मिल जाती है। ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको 2 महीने की अनएम्प्लॉयमेंट देखनी पड़ रही होती है टेम्पररी, या फिर आपको 5 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की फ्री इंटर्नशिप्स करनी पड़ रही होती है, या फिर बिल्कुल ही अंडर पेड इंटर्नशिप्स करनी पड़ रही होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको फील्ड चेंज करनी पड़ जाए वंस यू क्वालिफाई। तो यार ये सारी ऐसी चीज है कि मैं क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के 4 5 6 7 साल लगा रहा हूँ, और मैं जो है वो 10 15 20 25 लाख रुपए लगा रहा हूँ, और अगर मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ जाए जस्ट बिकॉज में मार्केट में जो है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी या मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी, तो डजंट मेक सेंस यार। ठीक है, तो कम से कम ये है कि इसकी 100% एम्प्लॉयबिलिटी है। सर वो कैसे? कि वंस यू क्वालिफाई इंशाल्लाह आपको फौरन से जॉब मिल जाती है। वो कैसे मिलती है? कि आप जाते हो डिफरेंट क्लाइंट्स पे आर्टिकलशिप करने के लिए। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट्स पे जब आप जाओगे आर्टिकलशिप करने के लिए तो वो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल मॉनिटर कर रहा होगा। आप जब फेसबुक पे इंशाल्लाह लिखोगे कि यार मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया, तो जितने भी आपके जहां पर आर्टिकलशिप पे गए होगे वहां पे आपने फेसबुक पे लोगों को ऐड किया होगा, तो वो आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको सामने से जॉब ऑफर कर दे, या आप खुद अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिल जाती है। और थर्डली अगर आपको जॉब नहीं मिलती, अल्लाह ना करे, तो जिस फर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे थे वही आपको कंटिन्यू करने के लिए मौका देती है। जिस कंपनी में आप आर्टिकलशिप कर रहे थे तो वो कंपनी या इंडस्ट्री ही आपको अपना एम्प्लॉय कर लेती है, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी रह जाती है। अल्लाह का शुक्र है, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, ये 3 डायमेंशन क्वालिफिकेशन है। सही, बहुत कम क्वालिफिकेशंस होती है जो 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मतलब क्या है? आपको नॉलेज इंपार्ट कर रही है, सही है, वो नॉलेज इंपार्ट कर रही है 21 पेपर से, सही है। दूसरा है ये आपको स्किल सेट प्रोवाइड कर रही है, मैंने आपको बता दिया 5 हैंड्स ऑन कोर्सेज, सही है। और तीसरा जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है, वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है 3 साल का। सर ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो कि इंसान को ना बड़ा बेहतरीन प्रोफेशनल बना देती है। देखें, नॉलेज होती है ना तो आप क्या कर सकते हो कि नॉलेज इंपार्ट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि आपको क्या क्या नॉलेज है। कुछ लोगों को आउटर स्पेस की नॉलेज होती है, कुछ लोगों को जो है पॉलिटिक्स की नॉलेज होती है, कुछ लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज होती है, कुछ लोगों को इस्लाम की नॉलेज होती है, तो वो बड़े अपने सोसाइटी में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सर नॉलेज बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे पास स्किल सेट नहीं है। मुझे उन नॉलेज को डिस्प्ले करना नहीं आता, मुझे उनको डिलीवर करना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो सर बड़ा मसला हो जाता है। आप देखते हो कि अक्सर लोगों की स्टोरी टेलिंग बहुत बुरी होती है, उनकी नैरेटिव्स बहुत बुरी होती है, वो अच्छी तरीके से कहानी नहीं सुना सकते, फंस जाते हैं, इधर की उधर ले जाते हैं, ड्रैग कर जाते हैं, कैरी अवे हो जाते हैं।
तो सर मेरे पास अच्छी बात है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल्स होने चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, कंप्यूटर्स के बारे में पता हो, मुझे ईमेल लिखना आना चाहिए, मुझे जो है वो ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास स्किल सेट्स है। तो सी आपको ये भी सिखा रहा है, ना कि सिर्फ नॉलेज दे रहा है। भाई देखो आपके पास बहुत नॉलेज है, आप इंटरव्यू पे जाके बैठ जाओ, इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो सर ये भी स्किल सेट है, कॉन्फिडेंस भी स्किल सेट है। तो सर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो 21 पेपर क्या, आप 42 पेपर भी पास कर लोगे ना, आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा होगा। तो सर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा? अपने आपको उन सिचुएशन में डालो जहां पे तुम्हें डर लगता हो, जैसे स्टेज पे आकर बात करो, या फिर वीडियो बनाओ, कैमरे के सामने देख के बात करो, तो इस तरीके से तुम्हारा जो स्टेज फ्राइट है या कैमरा फ्राइट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। अब सर ये जो बच्चों वाली बात है कि स्टेज पर आके बात करे, फला जगह बात करे, सर असल तो टेस्ट होता है वर्क एम्बियंस में, कि अगर वहां पे कोई प्रेजेंटेशन करवा दे जो कि रियल प्रेजेंटेशन होगी, ऐसी कोई हवाई प्रेजेंटेशन नहीं होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे होने चाहिए, वो बेस कर रहा होगा आपकी आगे की परफॉर्मेंस पे कि आपको काम मिलता है कि नहीं मिलता। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहोगे रियल लाइफ में, तो वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपको अपने सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा होगा, सब ऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा होगा, या फिर आपको मीडिएट का काम करना पड़ रहा होगा, क्राइसिस मैनेज करने होंगे, टाइम मैनेज करने पड़ रहे होंगे, अब एथिकल बात करनी होगी, अनएथिकल बात करनी होगी, लॉफुल बात करनी होगी, अनलॉफुल बात करनी होगी। तो सर ये सारी चीजें इन 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस में कवर हो जाएगी। तो ये एक वाहिद क्वालिफिकेशन है, आपको 3 डायमेंशन क्वालिफिकेशन देती है, बाकी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, कोई दो दो 2 डायमेंशन क्वालिफिकेशन देती है, कोई 1 डायमेंशन क्वालिफिकेशन देती है, बहुत कम है जो 3 डायमेंशन क्वालिफिकेशन देती है। सीए इज वन ऑफ देम। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि सीए जो है वो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में डिप्लॉयड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर सेक्टर में। सर हमें लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना सिर्फ फाइनेंस के बंदे, तो सिर्फ फाइनेंस में नहीं होते, फाइनेंस हर इंडस्ट्री में हो रहा होता है, चाहे वो मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो टूरिज्म हो। तो हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट इदारे हो, चाहे वो टैक्स का इदारा हो, वो जो भी इदारा होगा ना उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद होगा। एफएमसीजी हो, एमएनसी हो, जितनी भी कंपनीज हैं, पावर सेक्टर है, कोल एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन सेक्टर है, या फिर आपके पास माइनिंग सेक्टर है, या फिर आपके पास टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट डिप्लॉयड है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता सकता हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉयड है। एजुकेशन में टीचर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो सारी चीजें आपके पास मौजूद है। अब्रॉड अब्रॉड में इनका बड़ा जो है स्कोप है कि अगर वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अब्रॉड में जाने के बाद आपके पास बहुत चांसेस है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के तकरीबन पूरी दुनिया का आपके पास एक्सेस है। लेकिन अब नॉर्थ अमेरिका में भी आप एंटर कर सकते हो कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद कनाडा से सीपीए कर लो और उसके बाद आप नॉर्थ अमेरिका मूव कर जाओ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। तो 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये आपको बड़े अच्छा कैनवस देता है, स्कोप देता है। तो ये सारी चीजें, फिर आपको जो है वो आपकी वर्थ एज एन एम्प्लॉई भी बड़ी है, और एज एन एम्प्लॉय भी, एम्प्लॉयर भी बहुत है। ऑन्टरप्रेन्योर के तौर पे भी काम कर सकते हो, एम्प्लॉय के तौर पे भी काम कर सकते हो। सर अक्सर ये होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो अंडर पेड होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिवॉर्ड जो है ना बहुत अच्छा मिल रहा होता है। उनकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी होती है, 1.25 लाख की उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, सही है। और उनके इंक्रीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ईयरली उनका तकरीबन इंक्रीमेंट इनिशियली जो है तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए का होता है इनिशियली। तो सर ये आपके पास एक अच्छा स्कोप है। वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इंशाल्लाह अगर आप 23 या 24 साल की उम्र में क्वालिफाई करते हो, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपका 3 या 4 साल का है, तो एट द एज ऑफ 28-29 आप किसी कंपनी की सीएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की सीएफओ की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 10 लाख रुपए। तो सर ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बेनिफिट्स हैं। तो सर इतने बेनिफिट्स है तो फिर एफर्ट्स तो बनती है ना। देखिए एफर्ट्स किस में नहीं है? क्या एमबीबीएस में एफर्ट्स नहीं है? क्या सर बीडीएस में एफर्ट्स नहीं है? क्या एमई में एफर्ट्स नहीं है? साइकोलॉजी में एफर्ट्स नहीं है? या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एफर्ट्स नहीं है? लॉ लॉ करने में एफर्ट्स नहीं है? सीएसएस करने में एफर्ट्स नहीं है? तो सर एफर्ट्स तो सब चीजों में, लेकिन बात सारी ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम लगा रहा हूँ मैं, लेट्स 4 साल लगा रहा हूँ, 5 साल लगा रहा हूँ, 6 साल लगा रहा हूँ, या मैं 10-15-20-25 लाख रुपए लगा रहा हूँ, और बदले में मुझे जो है वो रिवॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, सैलरी तो बात की बात है, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, तो इट डज नॉट मेक सेंस। फिर एक और चीज है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब इसकी कॉस्ट बाकी क्वालिफिकेशन से बहुत कम है। सीए आपका 5 साल में, 5 इयर्स में सिर्फ लेता है आपसे 6 लाख रुपए। सर 5 साल में अगर मैं 6 लाख को डिवाइड करूं तो उसका मतलब ये है कि हर साल में मुझे 1,20,000 रुपए देने हैं, यानी कि हर महीने में मुझे
10,000 रुपए देने हैं, तो कॉस्ट तो इसकी है ही नहीं। और जब इंशाल्लाह तुम आर्टिकलशिप कर रहे होगे, तो आर्टिकलशिप में तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा। इनिशियल स्टाइपेंड 16,500 रुपए है, फिर वो बढ़ के 20 हो जाता है, फिर वो 30 हो जाता है, फिर वो 60 हो जाता है। तो सर इन सब स्टाइपेंड्स को जब मैं एक्यूमुलेट करता हूँ या फिर मैं उनको जमा करता हूँ, एग्रीगेट करता हूँ, तो सर मुझे पता चलता है कि मेरी स्टाइपेंड से मिनिमम 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 मुझे 8 लाख रुपए मिल गए। एक जगह तुम 6 लाख रुपए दे रहे हो और क्वालिफाई करने से पहले तुम्हें 8 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरी कॉस्ट पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग सैलरी मेरी अपनी है और वो भी 1.25 लाख रुपए। तुम किसी भी क्वालिफिकेशन को उठा के देख लो, स्टार्टिंग सैलरी इतनी हाई नहीं होती, इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आप किसी XYZ यूनिवर्सिटी से अगर आप लेट सपोज BBA और MBA करते हो, 6 साल आप लगाओगे, 6 साल लगाने के बाद लेट सपोज अगर आपने वहां पे 10-15 लाख रुपए दे दिए, लेट सपोज चलो आपने 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए देने के बाद अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी लेट सपोज अगर आपको मिलती है 40,000 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि सर मुझे 40,000 रुपए मिल रही है, तो 4 लाख 10 महीने में होंगे, 8 लाख 20 महीने में होंगे और 10 लाख 25 महीने में होंगे। तो सर मुझे 25 महीने लगाने के बाद अगर मुझे मेरी कॉस्ट कवर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा बेहतर नहीं था कि मैं कोई ऐसी क्वालिफिकेशन में चले जाता, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई वहां पे 24 साल की उम्र में किया है, बट रियलिटी में आपको जो अपनी वर्थ मिलना शुरू होगी वो होगी एट द एज ऑफ 26। तो सर इतना ही टाइम मुझे अगर किसी और क्वालिफिकेशन में लगाना था, तो कोशिश करके 5, 5.5, 6, 6.5, मैक्सिमम 7 साल लगा के मैं CA नहीं कर लेता। खुद सोचो, 6 साल में तुम BBA और MBA करोगे, उसके बाद 2 साल में अपनी कॉस्ट पूरी करोगे, तो तुम्हारे 8 साल ही लग गए ना। तो सर CA तो मेरा आराम से 6.5 साल में हो सकता है, 6 साल में हो सकता है। ग्लोबल एवरेजेस कहते हैं कि CA का जो ड्यूरेशन है वो 5 से 6.5 साल है। तो सर 6.5 साल में नहीं कर लूं मैं? तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर सकते हैं मजीद, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या मौजूद हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई Q&A, अब मैं Q&A सेशन पे जा रहा हूँ, कोई सवाल हो तो पूछ लो, वरना मैं लेक्चर को समराइज कर दूं, मैं एक समरी वे में CA के बारे में बता दूं। कोई सवाल हो तो पूछ लो, सवाल टाइप कर लो, ताकि जो है मैं अब मैंने बेनिफिट्स बता दिया, अब मैं Q&A सेशन पे जा रहा हूँ। Q&A सेशन से पहले मैं चीजों को समराइज कर देता हूँ, ठीक है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये होता है बाय ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। CA का जो ड्यूरेशन है वो है 5 इयर्स का। CA का ड्यूरेशन 5 इयर्स का है। इसमें 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल है PRC, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। दूसरा लेवल है कैफ। तीसरा लेवल है CFAP। चौथा लेवल है MSA। सही है सर। कैफ और PRC मिला के जो कहलाता है CA इंटर, ये आधा CA हो जाता है, ये अनऑफिशियल टर्म है। फिर CFAP MSA मिला के कहलाता है CA फाइनल, ये ऑफिशियल टर्म है CA फाइनल की। सही है। इसमें PRC का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन तकरीबन 6 मंथ्स का है। कैफ का जो ड्यूरेशन तकरीबन 18 मंथ्स का है। तो सर ये हो गए 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल। CFA और MSA जो है वो 1.5 साल में पास हो जाता है, लेकिन यहाँ होती है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन है वो है 36 मंथ्स। तो सर इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे बन गए 5 इयर्स। सही है। PRC में आपके पास होते हैं 5 पेपर्स, कैफ में आपके पास होते हैं 8 पेपर्स, CFA में आपके पास होते हैं 6 पेपर्स, MSA में आपके पास होते हैं 2 पेपर्स। तो 5 + 8 + 6 + 2 = 21। आपके पास 21 पेपर्स होते हैं। 21 पेपर्स होते हैं। इस 5 साल के ड्यूरेशन में आपके पास कैफ में 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज आते हैं। सही है। और आपके पास CA फाइनल में आपके पास 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज आते हैं। तो आपके पास 5 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, 21 पेपर है और 3 साल की आर्टिकलशिप है। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर यू। इसकी जो कॉस्ट है वो है 600,000। 600,000, अगर मैं 600,000 को 60 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 60 मंथ है, 5 साल की क्वालिफिकेशन है, तो सर इसका मतलब है कि पर मंथ जो मेरी कॉस्ट आ रही होगी 10,000 रुपीज पर मंथ। ये आपकी कॉस्ट आ रही होगी 10,000 रुपीज पर मंथ आ रही होगी। तो दिस इज CA फॉर यू। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉस्ट एफिशिएंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है आपको रिवॉर्ड्स जो है बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, ग्लोबल एक्सपोजर दे रहा होता है, हर सेक्टर में पाकिस्तान के एक्सपोजर दे रहा होता है। वो रेपुटेशन, वो रिवॉर्ड, वो स्टार्टिंग सैलरी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है जो आप क्रेव कर रहे होते हो, डिजायर कर रहे हो, जो आपके माइंड में होता है। बट ऑल इट रिक्वायर्स फ्रॉम यू इज योर टाइम, एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी। ये सारी चीजें मांग रहा होता है हर लेवल पे। PRC आसान है, कम मांग रहा होगा। कैफ कंपेरेटिवली
इससे मुश्किल है बट वैसे आसान है। उसके बाद सी फैब एम एस ड्रास्टिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें आर्टिकलशिप को और पेपर्स को और क्लासेस को और रिविजन को जगल करना पड़ रहा होता है विद हैंड्स ऑन कोर्सेज। तो वहां थोड़ा सा गेम जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सीए फाइनल में। बट तब तक अगर आप पीआरसी और कैफ कर चुके होते हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा जो है मेच्योर हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, आपने 13 पेपर पास कर लिए होते हैं, 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज कर लिए होते हैं, तो आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। एट द एज ऑफ 20-21 आप इतने मेच्योर हो जाते हो कि सीए फाइनल फिर आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा होता। कोई सवाल है तो बता दें मुझे, कोई सवाल है तो बता दें। मैंने आपको जो है वो एक समरी भी दे दी सीए की, मैंने आपको एक समरी भी दे दी सीए की। कोई सवाल हो तो पूछ ले काइंडली। हम लोगों ने समरी भी डिस्कस कर ली है। अच्छा, मोहम्मद ने लिखा है, रिजवान, मोहम्मद अगर तुम चाहो तो तुम जो है अपनी डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दो ताकि हम तुमसे बाद में कांटेक्ट कर सकें। और वीवो अगर तुम भी चाहो तो अपनी डिटेल्स शेयर कर दो, अपना नाम, फोन नंबर और अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन, तो इंशाल्लाह हम तुमसे भी कांटेक्ट कर लेंगे। और फिर आगे सीए से रिलेटेड कोई सवाल होगा या इनिशियल क्लासेस होंगी तो वो भी हम आपसे कम्युनिकेट कर देंगे। मैं आपको क्लासेस का बता दूं, अभी आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में हम लोग पीआरसी के बैचेस ऑफर करते हैं हर 2 महीने के बाद। लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम इवन नंबर्स ऑफर करते हैं, हम लोग फैब बैच ऑफर करते हैं, फिर हम उसके बाद अप्रैल बैच ऑफर करते हैं, फिर हम उसके बाद जून बैच ऑफर करते हैं, फिर हम अगस्त बैच ऑफर करते हैं, फिर हम अक्टूबर बैच ऑफर करते हैं, फिर दिसंबर बैच ऑफर करते हैं। हर इवन नंबर के साथ बैच ऑफर करते हैं, तो टोटल 6 बैच होते हैं। ये बैच हमारा एग्जिस्टिंगली चल रहा है, ये बैच हमारा एग्जिस्टिंगली चल रहा है, अभी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जून बैच। तो पीआरसी के जून बैच में एडमिशंस ओपन है, पीआरसी बैच के जून बैच के एडमिशंस ओपन है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो एडमिशन। एडमिशन में ये होता है कि हम आपको शुरू में 1 वीक या 2 वीक का डेमो देते हैं, डेमो क्लासेस देते हैं। उस डेमो क्लासेस में ये होता है कि आप क्लासेस बिल्कुल फ्रीक्वेंटली फॉलो कर रहे होते हो, क्लासेस ले रहे होते हो, सारी चीजें हो रही होती है। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद डिसाइड कर लेते हो कि आपको सीए स्टार्ट करना है या नहीं करना, या आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से सीए स्टार्ट करना है कि नहीं करना। तो हम आपको एक वे अराउंड दे देते हैं ताकि आप डिसीजन मेकिंग सुकून से कर सको, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सको, कोई एब्रप्टली डिसीजन ना ले लो। तो ये हम आपको अलाउ करते हैं। इसमें ये आपकी तरफ से ये हमें चाहिए होता है कि आप क्लासेस रेगुलरली लो, हमारी तरफ से ये होता है हम आपसे कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे शुरू के 2 हफ्ते। सही है। फिर हम आपको हाइब्रिड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड सोल्यूशन में ये होता है कि हम जो है आपको कह देते हैं कि आप जो है वो क्लासेस जो है वो लेट सपोज कभी आप फिजिकल क्लासेस ले लो कैंपस में आकर, या अगर आपको लगता है कि यार एक क्लास है और कराची का ट्रैफिक बहुत है, रस्तों के हालात बहुत खराब है, तो हम जो है आप ऑनलाइन जूम पे क्लास ले सकते हो, हमारे पोर्टल पे क्लास ले सकते हो। फिर हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं, रिकॉर्डेड, जो कि आप इंशाल्लाह हमारे पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हो। तो आप उसको 1 दफा देखो, 10 दफा देखो, 100 दफा देखो, तो वो सारी चीजें होती है। फिर आपके जो है वो क्लास टेस्ट होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, एंड मॉक्स होते हैं, जो कि हम आपको चेक करके दे रहे होते हैं ताकि आपकी प्रोग्रेस आपको पता चल रही हो। फिर उसके बाद हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स होती है, क्लासेस खत्म होने के बाद हमारे पास वर्कशॉप्स होती है जिसमें हम कोई रिविजन वगैरह करा रहे होते हैं। हमारे इंटरेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपने हमारा भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है भी देखा होगा। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह चल रही होती है जो कि हम आपको पीआरसी में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पीआरसी में जो अभी हमारी पीआरसी की फीस चल रही है लेवल 1 की 5 पेपर की, इट्स 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज है। जो इस पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट ताहिर, ताहिर एडमिन में होते हैं, इनका नंबर है 0348200007। आप ताहिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बता देगा कि इसका डिस्काउंट वगैरह क्या होता है। कि लेट सपोज अगर मेरी परसेंटेज सर 60 से 70 के दरमियान है तो क्या स्कॉलरशिप होगी, अगर मेरी परसेंटेज 70 से 80 के दरमियान है तो क्या स्कॉलरशिप होगी, अगर 80 से 90 के दरमियान है तो क्या स्कॉलरशिप होगी, 90 से 95 के दरमियान है तो क्या स्कॉलरशिप होगी, और 95 से 100 के दरमियान है तो क्या स्कॉलरशिप होगी। तो पीआरसी में आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से। हमारे कोई एडमिशन चार्जेस वगैरह नहीं होते, आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज इनमें से नहीं है, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो कोई मसला नहीं है, आप ताहिर से डिस्कस कर लें, एक रिटर्न में एग्रीमेंट बनवा लें ताकि वो फॉलो हो सके। प्लस हम आपको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जून में पेपर दे रहे होगे तो आप आईक्यू वाले में पढ़ रहे होगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
और जून में आप जाके पेपर दोगे। तो आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में 4 महीने हो गए, तो अब 4 महीने होंगे तो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकते हो। आप 3 इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकते हो ताकि आपको मंथली थोड़ा सा और रिलीफ भी मिल जाए। मतलब लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके डिस्काउंट के बाद अगर आपकी फीस हो जाती है 60,000 रुपीज, अगर आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ते हो तो पर मंथ आपको सिर्फ 20,000 रुपीज कॉस्ट कर रही होगी। तो ये प्लान भी आपके पास मौजूद है। फॉर दैट कॉन्टैक्ट ताहिर 0348200007। तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, मंडे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ग्रुप में टाइम टेबल आ जाएगा, तो आपको सारी चीजें इम्पार्ट कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देखो लजपात, देखो तुम्हारा जो सवाल है ना कि कितने टाइम में जो है वो कैफ का स्टूडेंट, एक बच्चे, एक नॉर्मल स्टूडेंट कैफ पास कर सकता है, द आंसर इज यार बच्चे का नॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल या नॉर्मल होने का मसला नहीं है। मसला सारा होता है हाउ मच एफर्ट्स यू आर रेडी टू पुट इन। लेट सपोज एक बच्चा बहुत एवरेज है और वो कहता है कि यार नहीं मैं कंसिस्टेंटली जो है वो अपनी रोज की क्लासेस लूंगा। अब एवरेज दिन की जो क्लास होती है वो 6 घंटे की होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी दिन क्लास जो है वो 2 घंटे की हो, किसी दिन क्लास 8 घंटे की हो, किसी दिन क्लास 10 घंटे की हो। तो एवरेज अगर आपके पास क्लास जो है वो 6 घंटे की होती है दिन में, और जो है आप घर पे बैठ के 3 घंटे पढ़ने को तैयार हो, तो उसका मतलब है कि 24 में से 9 घंटे आप सीए को दे रहे हो, तो 13 घंटे आपके पास, सॉरी 15 घंटे आपके पास बचते हैं। तो 15 घंटे तुम आराम से यूज करो, जो तुम्हें सोना है, खाना है, पीना है, जो भी दोस्तों के साथ बैठना उठना है। तो 9 घंटे जो है वो सीए तुमसे मांग रहा होता है, 15 घंटे तुम्हारे होते हैं। तो 9 घंटे का तुम देने को तैयार हो, तो तुम जितने भी एवरेज स्टूडेंट हो तुम जो है कैफ्स को जो है तकरीबन 1 से 2.5 साल में पास कर सकते हो। मतलब तुम 4 4 पेपर करके 1 2 अटेम्प्ट में भी पास कर सकते हो, 3 3 2 अटेम्प्ट करके 1.5 साल में भी पास कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो अल्लाह ना करे 1 2 अटेम्प्ट में फेल होकर 2 साल में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो कैफ आपका 1 से 2 साल में पास हो जाता है। सही है। लेकिन एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा जो है एरोगेंस रखता है, वो कहता है कि यार मैंने पीआरसी भी बहुत आसानी से पास कर लिया था, मैंने ए लेवल बहुत जल्दी पास कर लिया था। तो वो बहुत ज्यादा अनसीरियसनेस शो करता है, या पढ़ता नहीं है, या जुगाड़े लगा रहा होता है, स्मार्ट स्टडी पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है। तो मार्क माई वर्ड्स के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका सीए जो है कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा। उसको पता भी नहीं चल रहा होगा, वो एक पेपर बार 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 फेल कर रहा होगा, फिर वो रियलाइज करेगा कि यार कंसिस्टेंसी मिस थी, कमिटमेंट मिस थी, फोकस मिस था। तो अगर आप फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट हो, कमिटेड हो, और अगर आप जो वो टाइम जो सीए मांग रहे हो देने को तैयार हो, तो आई बिलीव कि आपका आराम से जो है वो कैफ लेवल जो है 1 से 2 साल के दरमियान में पास हो जाएगा। महीने के 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, या मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट में, इससे ज्यादा इंशाल्लाह नहीं जाएगा इंशाल्लाह। कोई और सवाल है आप में से किसी का? कोई और सवाल है आप में से किसी का तो काइंडली मुझे बता दें। लजपात, मैं चाहूंगा कि आप भी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दें, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और आपके जो लास्ट क्वालिफिकेशन है। तो इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट कर लें, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह हम आपको इम्पार्ट कर देंगे वाया व्हाट्सएप ग्रुप, या जो भी चीज़ें होगी। इस सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।